क्वेश्चनार में आज बात होगी आपके साथ हो रहे खिलवाड़ की। किस तरह रेलवे के कुछ कर्मचारी आपका भरोसा तोड़ रहे हैं, किस तरह आपको खाने के नाम पर घटिया खाना खिलाया जा रहा है और किस तरह रेलवे की चाय अब सवालों के घेरे में है। क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई है जिसको देखने के बाद आप रेल के सफर में चाय पीने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें चाय बेचने वाले वेंडर टॉयलेट के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि रेलवे ने अपनी गलती मानी है और चाय में टॉयलेट का पानी मिलाने वाले को सस्पेंड कर दिया है। हिंदुस्तान की लाइफलाइन है भारतीय रेलवे। हर दिन करोड़ों मुसाफिर रेलवे में सफर करते हैं और हर दिन रेलवे के मुसाफिर रेल में मिलने वाली चाय का भी लुत्फ उठाते हैं। क्या आप भी रेल में बिकने वाली चाय पीते हैं? कहीं आपकी चाय में टॉयलेट वाला पानी तो नहीं? जी हां, अब की बार रेल सफर के दौरान आपका चाय पीने का मन करे तो 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने रेल प्रशासन की सर्विस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस रेलवे पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उसी के कुछ कर्मचारी आपके भरोसे को तार तार कर रहे हैं। ये खबर हर रेल मुसाफिर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें रेल में चाय बेचने वाले वेंडर टॉयलेट का पानी मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखते जाइए। पिछले साल दिसंबर का वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिकंदराबाद स्टेशन पर खड़ी चार मीनार एक्सप्रेस का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि चाय बेचने वाले दो वेंडर रेल के टॉयलेट में मौजूद हैं। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और एक शख्स टॉयलेट के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरा साथी टॉयलेट के गेट के नजदीक खड़ा है। वीडियो में मौजूद शख्स टॉयलेट से बाहर निकलते वक्त अपने हाथ में चाय और कॉफी के बर्तन के साथ नजर आता है। अंदर मौजूद शख्स चाय के कंटेनर को निकालकर अपने साथी को दे रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि इन बर्तनों में टॉयलेट के अंदर से पानी मिलाया जा रहा था और टॉयलेट के पानी वाली चाय मुसाफिरों को बेची जा रही थी। जिस वक्त रेलवे के वेंडर चाय के कंटेनर में टॉयलेट वाला पानी मिला रहे थे, उसी दौरान एक मुसाफिर इनकी करतूत का वीडियो बना रहा था। इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वीडियो बनाने वाला यात्री वेंडर से सवाल भी करता है और उससे कैन को बाहर ले जाने के लिए कहता है। अपनी करतूत का खुलासा होते ही ये दोनों सकपका जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। सोशल मीडिया में पिछले साल जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो रेलवे ने इस पर इंक्वायरी भी बैठाई और जांच के बाद इस वीडियो को सही पाया गया। ये इस केस में हम लोगों ने 1 लाख रुपए का हैवी पेनल्टी जो वेंडर है उसके अगेंस्ट में इम्पोज किया है और हम लोग इस तरह के किसी भी इसको बड़े हम लोग इसमें एक्शन लेते हैं बहुत जोरदार। और इस तरह का कोई भी एक्टिविटी जो खाने से रिलेटेड हो और जिसमें किसी भी तरह की संभावनाएं भी हों, उसमें हम लोग स्ट्रांग एक्शन लेते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मुसाफिरों के भरोसे के साथ खिलवाड़ के लिए रेलवे सीधे जिम्मेदार नहीं है? वो तो एक मुसाफिर ने चाय बेचने वाले वेंडर्स की करतूत का वीडियो बना लिया, नहीं तो न जाने कब से मुसाफिरों को टॉयलेट के पानी वाली चाय परोसी जा रही थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी ट्रेनों में इस तरह की करतूत को अंजाम नहीं दिया जा रहा होगा। इस वीडियो ने रेल कैटरिंग की बदहाली से एक बार फिर पर्दा उठाया है। रेलवे ने भले ही जुर्माने की रस्म निभा ली हो, लेकिन कोई ठोस नीति नहीं है रेलवे के पास जिससे कैटरिंग को दुरुस्त करने का खाका खींचा जा सके। वीडियो ने जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह रेलवे आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रेलवे का खाना, रेलवे की साफ सफाई पहले ही सवालों के घेरे में थी। रेलवे के खाने में कई बार शिकायतें मिल चुकी हैं और इस बार जिस तरह हैदराबाद में टॉयलेट के पानी से चाय की करतूत का खुलासा हुआ है, उसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल रेलवे ने अपनी गलती मानते हुए वेंडर्स पर कार्रवाई की और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चार मीनार एक्सप्रेस में टॉयलेट के पानी वाली चाय, मुसाफिरों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाले ये दोनों वेंडर्स एक बार फिर रेलवे की सर्विस पर सवाल उठे हैं, क्योंकि हैदराबाद के स्टेशन से शूट किया गया ये वीडियो वाकई हैरान करने वाला है। सरेआम मुसाफिरों को बेची जाने वाली चाय में टॉयलेट का पानी मिलाया जा रहा है और न जाने कब से मिलाया जा रहा था।
इस बात की जानकारी किसी को नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दक्षिण मध्य रेलवे एक्शन में आया। पिछले साल दिसंबर में इस वीडियो की रेलवे ने बाकायदा जांच कराई और इस वीडियो को सही भी पाया गया। रेलवे ने वेंडर्स की इस हरकत पर खेद जताया है और इस दौरान टॉयलेट में चाय बेचने वाले दोनों विक्रेताओं को हटा दिया गया। वेंडिंग कॉन्ट्रैक्टर पर भी एक्शन लिया गया और 1 लाख रुपए का जुर्माना ठेका देने वाली एजेंसी IRCTC के जरिए लगाया गया है। किसी भी इसको बड़े हम लोग इसमें एक्शन लेते हैं बहुत जोरदार, और इस तरह का कोई भी एक्टिविटी जो खाने से रिलेटेड हो और जिसमें किसी भी तरह की संभावनाएं भी हों उसमें एक्शन लेते हैं। इसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे ने इस तरह की लापरवाही को लेकर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान भी चलाया है ताकि उसकी सर्विस पर सवाल न खड़े हों। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद मुसाफिर रेलवे की सर्विस पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय रेल में इस तरह की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रेलवे के खाने पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। कई तरह की शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं और रेलवे में पेंट्री कारों की हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके रेलवे सबक लेने को तैयार नहीं। इसमें जो वीडियो आप लोगों ने दिखाया है वो बेसिकली सिकंदराबाद स्टेशन का है और बहुत पुरानी वीडियो है, जिसमें दिसंबर 2017 का है, जिसमें सिकंदराबाद स्टेशन में चारमीनार एक्सप्रेस है, उसमें 2 अनऑथराइज वेंडर ब्लू रंग के जो शर्ट्स में दिख रहे हैं वो अनऑथराइज वेंडर हैं। वो बाथरूम के अंदर दूध को पलट करके और जो बचे हुए दूध को पलट करके और वो ऑथराइज एक वेंडर है उसको ले जा करके उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है। बेसिकली इस केस में जो हॉकर है, ट्रेन साइड जो हॉकिंग करता है, वो काजीपेट से सिकंदराबाद तक हॉकिंग करता है, हॉकर का काम करता है। और ये हमारे संज्ञान में जब आया था तो हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च में मेजर ड्राइव चलाया है सिकंदराबाद स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में, और उसमें 200 से ज़्यादा हॉकर्स जो हॉकर अनऑथराइज हॉकर से उनको पकड़ करके उनको प्रोसिक्यूट किया है मजिस्ट्रेट के केस में, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। अब सवाल उठता है कि आखिर रेलवे मुसाफिरों की सुविधाओं पर ध्यान कब देगा। मुसाफिरों से रेलवे किराए के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूलता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हर बार सवाल खड़े होते हैं। चाहे रेलवे में खाने की क्वालिटी का मामला हो या फिर ट्रेन में बिकने वाली चाय में मिलावट की बात हो, सवाल यह है कि आखिर रेलवे इन सारी चीज़ों से सबक कब लेगा। आखिर हिंदुस्तान की रेलवे वर्ल्ड क्लास रेलवे कब बनेगी। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर शिकायतें पहले भी होती रही हैं, तमाम रिपोर्ट सामने आती रही हैं। ट्रेन के खाने पर कैग की रिपोर्ट जुलाई 2017 में संसद में पेश हुई थी। ट्रेन का खाना इंसानों के लायक नहीं है, ये कैग की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था। एक्सपायरी डेट के बाद का सामान मिलता है ट्रेन में सफर के दौरान, ये बात कैग ने मानी थी। गंदे पानी से बनता है जो खाना है, कई जगहों पर खाना ढका तक नहीं होता जो बुनियादी जरूरत है। ट्रेन में कॉकरोच, छिपकली, चूहे तक मिले हैं और ये कैग की फाइंडिंग है। 74 रेलवे स्टेशन पर 80 ट्रेनों की जांच हुई और उसके बाद इस तरीके की तस्वीर कैग को नजर आई। और आपको बता दें, ये पहली रिपोर्ट नहीं थी, इससे पहले भी इस तरीके की तमाम शिकायतें संसद में नीति निर्माताओं के सामने भी पेश की जाती रही हैं। और साल दर साल शिकायतों का क्या लेखा जोखा है, जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। साल 2014-15 में कुल 7055 शिकायतें आई खाने की शिकायत को लेकर। 2015-16 में 8708, 2016-17 में 10,437 और 2017-18 में अक्टूबर तक का आंकड़ा है 5,665। एक साल में 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं और ये वो हैं जो दर्ज की जा रही हैं। चलिए बात आज की दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 4 राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। बुधवार को आई मौत की आंधी का यह असर है। मौसम की मार की सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखा। यहां 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौत आगरा में हुई है, यहां 40 से ज्यादा लोगों की जान गई। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठा मौत का बवंडर। आसमान में मौत की कड़कड़ाहट और कांप उठे मैदान। आसमान से वज्रपात और हर तरफ बर्बादी का मंजर। कुदरत का ऐसा कहर कि हर तरफ बर्बादी के निशान। मई में महाविनाश का पैगाम लेकर आया जानलेवा आंधी तूफान। कुदरत के कहर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा लाशें बिछी हैं तो वो है ताजनगरी आगरा में। बुधवार की रात इस शहर के लिए कयामत बनकर आई। काले बदरा और बादलों की गर्जना, 120 किलोमीटर से ज्यादा हवा की रफ्तार,
मौसम का ऐसा मिजाज, कुदरत के ऐसे तेवर को देखकर पूरा शहर खौफ की गिरफ्त में आ गया। दहशत का ऐसा आलम कि जिसे जहां जगह मिली वो वहीं जान बचाने के लिए छिप गया। रात के अंधेरे में बर्बादी का एहसास कम था, लेकिन जब उजाला हुआ तो मौत और बर्बादी की खौफनाक तस्वीर हर तरफ नजर आई। पूरी ताजनगरी बदसूरत दिखी। शहर की रफ्तार जैसे थम सी गई। मकानों के छत उड़ गए, दीवारें ढह गई। खाना बना रहे सब जने बैठे भाई, ऊपर से ये दीवार गिरी, भैंस ये सब बदरी खोल भी ना पाए जब तक तो गिर पड़ी। यूपी के दूसरे शहरों में भी बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। रायबरेली में आंधी से हर तरफ बर्बादी की तस्वीर दिखाई दी। सालों से जो पेड़ शान से खड़े थे, आंधी तूफान ने उन्हें जमींदोज कर दिया। जिले में जगह जगह कई पेड़ उखड़े नजर आए। जिले की आम की फसल 90% बर्बाद हो गई। आंधी तूफान, ओलावृष्टि, यूपी के कई जिलों में हर तरफ यही नजर आया। हम लोग जब यहाँ पर देखे कि आंधी पर हम लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे, काफ़ी तगड़ी मतलब ये आंधी थी कि मतलब ये नींव भी टूटी, तो मुझे ये लगा कि मैं खुद ही सबको मर जाएंगे। फिलहाल गेहूँ खेत में था वो वहीं कर रह गया है। काफ़ी लोग पेड़ों में दब गए हैं। दर्द में बहुत भयावना दृश्य था, देखा नहीं देख जा रहा। तेज हवा के साथ आंधी पानी। सिद्धार्थनगर में भी कुदरत के कहर का असर दिखा। यहाँ जान माल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों की फसल चौपट हो गई। यूपी में कुदरत के कहर का खतरा अभी टला नहीं है। अगले 48 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम है। ये मौसम कम हो जाएगा, लेकिन यह है कि अभी आज और कल 2 दिन इसके रहने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को हालात पर पैनी नजर रखने के लिए कहा है। सरकार की तरफ से मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान में हुआ है। यहाँ रेत का बवंडर उठा। भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर और अलवर में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला। बीकानेर में उठा ये रेत का बवंडर है। तस्वीरों में देखिए कैसे रेतीला तूफान पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मई में राजस्थान के रेगिस्तानों में ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। रेतीले बवंडर की तस्वीर राजस्थान के दूसरे शहरों में भी दिखी। राजस्थान के कई शहरों में रेतीला बवंडर उठा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यूपी से सटे इलाकों में। भरतपुर, धौलपुर और अलवर ये वो इलाके हैं जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ। धौलपुर की ये पहली तस्वीर तेज आंधी से हुई बर्बादी की है। आंधी तूफान की वजह से यहाँ मौत नाची है। पेड़ गिरे हुए हैं, मकान की छत गिरी है। कई इलाकों में इसी तरह बर्बादी ने दस्तक दी है। पिताजी श्रीलाल, प्रेमवती माताजी मेरी दीवार के नीचे दब के खत्म हो गई। बहुत अंदर से नुकसान हुआ है। तेज आंधी तूफान की वजह से अलवर शहर की भी शक्ल बदल गई। आंधी कितनी तेज थी, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शहर में बिजली का एक खंभा एक तरफ झुक गया है। इस पेड़ को देखिए कैसे ये बेबस पड़ा है। पेड़ कितना बड़ा है, इसकी जड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलवर में लोगों की मौत हुई है, लोग घायल हुए हैं। जैसे ही हमने बुजुर्गों से बात की, सभी बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी में ऐसा भयंकर तूफान नहीं देखा। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि लाइट तो ऐसे समय में ख़राब हो ही जाती है, उसके अलावा लोगों के घर हैं। इसमें अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है और भी कैजुअलिटी बढ़ सकती है। 20-25 लोग से अधिक अलवर शहर के सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बाकी ज़िले के हॉस्पिटलों में भी काफ़ी लोग एडमिट हैं। राजस्थान में पूरा प्रशासनिक महकमा बचाव और राहत कार्य में जुटा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंत्रियों और अधिकारियों को तूफान प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। गुलाबचंद कटारिया को अलवर और अरुण चतुर्वेदी को धौलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। देखो क्या काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई है, इंजर्ड भी लोग हुए हैं। लोगों के मकान भी और छत और टीन तप्पड़ भी, इलेक्ट्रिक की लाइनें भी, कई प्रकार का नुकसान हुआ है। कई लोगों की जानें भी गई हैं, जिसमें धौलपुर की सबसे ज़्यादा गई है, अलवर में भी गई है, बाकी पर नहीं। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान के लिए भी अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को सचेत रखा गया है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो इस बुधवार को मौत की आंधी आई, काफी नुकसान हुआ, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है। तमाम सवालों के बीच एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर मई के महीने में इस तरह कुदरत का कहर बरप क्यों रहा है। 32 साल के बाद राजस्थान में उठा ऐसा रेतीला बवंडर, ऐसा तूफान जिससे हर तरफ बर्बादी का मंजर। 4 राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। आखिर क्यों मई के महीने में इस तरह बर्बादी का बवंडर उठा है? क्यों आंधी, तूफान, ओलावृष्टि से जानमाल का नुकसान हो रहा है? तो जो मुख्य रीजन ये है कि हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र और कम दबाव का क्षेत्र हरियाणा के ऊपर और जो दिल्ली एनसीआर पर बना हुआ था। तो और साथ ही साथ आपके पास कह सकते हैं कि ये पूर्वी हवाएं भी आ रही थी, जिससे जो नमी सहित थी हवाएं, तो इनके एसोसिएशन में ये एक्टिविटी हमारे पास हुई है। और ये एक्टिविटी पूरे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट यूपी में हुई है, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुदरत का कहर बरप रहा है। राजस्थान के बारे में जानकारों का मानना है कि यहाँ पर रेतीले इलाके में बहुत गर्मी पड़ती है। जैसे इन इलाकों में कम दबाव होता है तो उस खाली जगह को भरने हाई प्रेशर वाली हवा भरने के लिए आ जाती है। ऐसे में इन इलाकों में तेज आंधी आती है। राजस्थान से आए इस रेतीले बवंडर से भारी नुकसान पहुंचा है। अगले 48 घंटे में एक बार फिर से तूफान की चेतावनी दी गई है। बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं जहां फिर तूफान का खतरा है। राजस्थान का आपदा प्रबंधन विभाग नुकसान से बचने की तैयारी कर रहा है। नहीं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है सीएमएचओ के पास में। उनका पूरा एक रहता है, फिक्स उनका स्टाफ है। तो ऐसी होती तो वो जो रैपिड रिस्पांस टीम है तुरंत जाती है। राजस्थान में फिर से बर्बादी के बवंडर की चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा यूपी के कई इलाकों में अलर्ट जारी हुआ है। आगरा, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, फिरोजाबाद, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, उन्नाव, इन जिलों में सबसे ज्यादा तूफान से नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के लिए भी चेतावनी जारी की है। इस समय देखेंगे तो हम लोगों ने नॉर्थ राजस्थान के लिए वार्निंग दे रखी है। साथ ही साथ जो ईस्ट यूपी का इलाका है वहाँ पर और वेस्ट यूपी का भी कुछ इलाके हैं, वहाँ पर हम लोगों ने तेज हवाओं के चलने की वार्निंग जारी कर रखी है। यूपी और राजस्थान के लिए बेहद अहम होने वाले हैं अगले 48 घंटे। तूफान की चेतावनी जारी हुई है। ऐसे में कम से कम नुकसान पहुंचे, ये चुनौती है दोनों ही सरकारों के सामने। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात आज की एक और बड़ी खबर की, जो कर्नाटक के सियासी गलियारों से आई है। आज कर्नाटक में पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के जरिए राहुल गांधी पर सीधे सवाल उठाए, तो चुनावी रैली में ही राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। वहीं राहुल ने पीएम पर हमला बोला तो पीएम मोदी भी पलटवार से पीछे नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं कर्नाटक की सियासी लड़ाई किस तरह अब मोदी बना राहुल बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी स्वभाव से वोट बैंक की राजनीति करने वाली स्वभाव, ये दलितों की विरोधी है, ये आदिवासियों की विरोधी है। सिर्फ उनका उपयोग करना, यही उनका खेल चलता है। और ये ओबीसी पिछड़े वर्गों की भी घोर दुश्मन पार्टी है। वो नहीं करते हैं। मोदी जी, आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मगर जब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में दलितों को मारा जाता है, कूटा जाता है, तो आप चुप क्यों रहते हो? आप खड़गे जी की बात करते हो, लेकिन जो उनके सर्वश्रेष्ठ नेता भी खुलेआम बड़ी सभा में अगर वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, तो उनसे देशभक्ति के पराक्रमों के प्रति सकारात्मक भाव व्यक्त होना असंभव होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, अपने भाषण में कहेंगे राहुल गांधी को भाषण नहीं देना आता,
15 मिनट बोलेंगे। कभी खारगे जी के बारे में बोलेंगे, कभी मेरे बारे में बोलेंगे, कभी सिद्धरमैया जी के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो जितने भी बदतमीजी से वो मेरे बारे में बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं प्रधानमंत्री पद का आदर करूंगा। ऐसे स्टेज से भाषण देते हैं और स्टेज पे येदियुरप्पा जी बैठे होते हैं, जो जेल काट के जेल का खाना खा के आए। दूसरी तरफ 4 और मंत्री जो येदियुरप्पा के साथ जेल में भोजन करते थे वो भी खड़े, और बीच में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ रहा हूं। जेल तक जाना पड़ा था और उन्हें इस बार ये रुपया सरकार टिकट भी बांट रही है। बहनों, कर्नाटक की सच्चाई है कि राज्य में जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसका प्रभाव जमीन पर सामान्य मानवी के पास उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है। राज्य सरकार ने जो खर्च किया है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ये बिचौलियों को, दलालों को, ठेकेदारों को, सत्ता के गलियारों में घूमने वालों को मिल रहा है और कर्नाटक के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर कर्नाटक की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई कांटे की है, लेकिन इस रेस में एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है, और उसका नाम है जेडीएस। चुनावों से ऐन पहले जेडीएस प्रमुख देवगौड़ा ने पीएम की तारीफ की है। कर्नाटक के सियासी कुरुक्षेत्र में लड़ाई कांटे की है। एक तरफ पीएम मोदी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है। सिद्धरमैया की सरकार को बीजेपी उखाड़ फेंकना चाहती है तो कांग्रेस ने भी सरकार बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में तीसरी पार्टी भी है जिसका कर्नाटक में अच्छा खासा असर माना जाता है। जेडीएस यानी पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की पार्टी। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अब जेडीएस का सुर बदलता जा रहा है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व पीएम देवगौड़ा ने पीएम मोदी की तारीफ कर नए संकेत दिए। देवगौड़ा ने पीएम मोदी को स्मार्ट बताया और साथ ही कहा कि मोदी कर्नाटक की मौजूदा परिस्थितियां समझते हैं। जेडीएस सुप्रीमो ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की वजह से उन्होंने लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी। हालांकि देवगौड़ा ने बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया। साथ जेडीएस की किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको याद दिला दूं, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने धारा 356 लगा करके गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया था। बावजूद इसके कर्नाटक में नए सियासी समीकरण पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देवगौड़ा को अपनी स्थिति साफ करने को कहा है, क्योंकि देवगौड़ा जिस तरह पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं उससे ये लगता है कि वक्त आने पर वो बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, पलटकर उन्होंने भी जवाबी तारीफ कर दी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेडीएस किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो दाना डालने की कोशिश की थी उतना ही दाना उन्होंने भी डाल दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक देवगौड़ा के साथ गठबंधन पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। खुद चुनावी रैली में पीएम मोदी जेडीएस पर हमला कर रहे हैं। सारे पॉलिटिकल पंडित, सारे सर्वे करने वाले एक बात साफ बताते हैं कि इस चुनाव नतीजे में जेडीएस बहुत दूर नंबर 3 पर भी लुढ़कता चलेगा। राजनीति में कब क्या हो जाए और कौन किसके पाले में चला जाए ये कोई नहीं जानता। चुनावों से पहले सभी अपनी अपनी जीत का दम जरूर भर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कर्नाटक के नतीजे आएंगे उसी दिन सियासत का असली रंग देखने को मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए अब बात करते हैं एएमयू की, जहां मोहम्मद अली जिन्ना पर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को हुए हंगामे और मारपीट के बाद एएमयू कैंपस में पीएसी तैनात कर दी गई है। इस बीच खबर है कि जिन्ना की तस्वीर एक बार फिर अपनी पुरानी जगह पर ही लगा दी गई है। देश को विभाजन की आग में झोंकने वाले जिन्ना के नाम पर एक बार फिर आग भड़क। बुधवार को हुए हंगामे और मारपीट के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज का जंग का मैदान ज्यादा नजर आ रहा है। एएमयू कैंपस में पीएसी तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस जवान नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि कल का बवाल फिर से ना दोहराया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लगातार दूसरे दिन जंग का मैदान बना हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएससी और आरएएफ को बड़ी तादाद में यहाँ तैनात किया गया है, क्योंकि एएमयू से छात्र संगठन के लोग काफी संख्या में ज्ञापन देने प्रशासन को लेकर आ रहे हैं। लेकिन बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एएमयू स्टूडेंट यूनियन की मांग है कि जिन्ना विवाद को जन्म देने वाले बीजेपी सांसद सतीश गौतम के खिलाफ कार्रवाई हो। सांसद सतीश गौतम, उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। पूरी प्लानिंग के साथ इसका जो इवेंट हुआ है कल, उसको अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इनकी प्लानिंग रही है और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रासुका के तहत। वहीं बुधवार को एएमयू कैंपस के बाहर नारेबाजी करने और पुतला फूंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाई गई तो वो खुद इसे हटा देंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन के पास हम लोग देना चाहते हैं। 24 घंटे के अंदर या तो पुलिस प्रशासन स्वयं हस्तक्षेप करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिन्ना की तस्वीर को हटा दे और हम लोगों की तहरीर जो हम लोगों ने थाने में दी है मुकदमा दर्ज कर दे, अन्यथा बड़े स्तर पर देशभक्त हिंदू छात्र एक बड़े अग्रिम आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे। हमने मांग रखी है कि 51,000 रुपये हम देंगे जो वहाँ से उसका तस्वीर हमें ला के देगा। ऐसे देशद्रोही की तस्वीर का क्या करना वहाँ एएमयू शासन कार्यालय में। एक तरफ बीजेपी और हिंदू संगठनों का कहना है कि जिन्ना भारत के बंटवारे के जिम्मेदार है, लिहाजा एएमयू के स्टूडेंट यूनियन हॉल में उनकी तस्वीर का कोई औचित्य नहीं। वहीं एएमयू की दलील है कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर 1938 से लगी हुई है। जिन्ना को एएमयू की आजीवन सदस्यता दी गई थी। आजीवन सदस्यता एएमयू स्टूडेंट यूनियन देता है। एएमयूसू ने पहली सदस्यता महात्मा गांधी को दी थी। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सीवी रमन, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आज़ाद को भी आजीवन सदस्यता दी गई है और इनमें से ज़्यादातर की तस्वीरें अब भी एएमयू के स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी हुई हैं। लिहाजा करीब 80 साल बाद इस मुद्दे पर हंगामे की वजह समझ से परे है। इसको हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि एएमयू के अंदर से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। उसका कोई महत्व भी नहीं, उसका कोई रहने का औचित्य भी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ही केवल एक वह व्यक्ति था जिसके विचार के कारण से करोड़ों लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ा, उनकी हत्याएं की गई थी। इस बीच गीतकार जावेद अख्तर समेत एएमयू से पास कई पुरानी हस्तियां भी इस विवाद के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिनका मानना है कि इस मामले को जबरन तूल देकर विवाद को बड़ा बनाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।